सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नेविगेटिंग द स्टॉर्म इसका है टाइटल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन पे, वित्त आयोग पे। थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स को यूज़ करेगा, आपको कन्फ्यूज़ करेगा, लेकिन अगर आप फोकस से देखते हैं तो ईजिली आप इस आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। जितने भी ग्रामर रूल और जितनी भी नई वोकैबुलरी आज आप मेरे साथ सीखोगे, आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। हर रोज़ की तरह हैंडमेड क्लोज टेस्ट का क्विज़ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पहले कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में सब कुछ सीख लेने के बाद हम इसको लाइव जो है ना सॉल्यूशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। वीडियो आज थोड़ी सी लेट है क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ, थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है मेरा जब मैं घर आता हूँ। कल से आपको 4 बजे मिलने लगेगी एज ऑलवेज, हर रोज़ की तरह। कह रहे नेविगेटिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। इसको टॉर्नेडो बोल दो, व्हर्लविंड बोल दो, या अच्छा सिनोनिम है इसका टेम्पेस्ट। और नेविगेट करने का मतलब होता है रास्ता बनाना। आपके मोबाइल में नेविगेशन नाम से एक ऐप भी है जो आपका रास्ता बनाती है, गूगल मैप्स, है ना। नेविगेट करने का मतलब ये होता है परफॉर्म अ जर्नी केयरफुली, अपना रास्ता बनाना, सेल थ्रू करना। करेक्ट तूफान में से रास्ता बनाना है, उस तूफान को पार करना है। अब किस पे बात हो रही है? कह रहे ऑन द 15 फाइनेंस कमीशन। बात हो रही है 15th फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की। अब ये वित्त आयोग क्या करेगा, कैसे करेगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके टाइटल पैराग्राफ को पहले देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ अडेप्टेड वेल टू स्विफ्टली शिफ्टिंग सैंड्स। कह रहे फाइनेंस कमीशन ने, 15वें फाइनेंस कमीशन ने बहुत अच्छे से ढाल लिया है। हैज़ अडेप्टेड वेल, अच्छे से अपने आप को ढाल लिया है। और किसके हिसाब से? बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से, स्विफ्टली शिफ्टिंग सैंड्स के हिसाब से। कह रहे फाइनेंस कमीशन ने बहुत अच्छे से ढालने का काम किया खुद को, बदलते हुए वक्त के हिसाब से। समझ गए ना? अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो। शिफ्टिंग सैंड्स, ये बना है रेगिस्तान के अंदर से। रेगिस्तान में सैंड्स होती हैं, मतलब धूल होती है। अगर वो शिफ्ट हो रही है, बार बार अपनी जगह बदल रही है, तो सिचुएशन बार बार चेंज हो रही है। आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आपको 2 घंटे बाद एक रेत का टीला अपनी जगह से हिला हुआ दिखे। आपको सही रास्ता मालूम भी नहीं चलेगा रेगिस्तान से बाहर जाने का क्या है। समझ गए ना? क्योंकि बार बार हवा बदल रही है, आप बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में आ जाएंगे उस रेगिस्तान में। तो वहाँ से हमने शिफ्टिंग सैंड नाम का फ्रेज निकाल लिया। अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, जैसा कि रेगिस्तान में होता है ना अक्सर। तो यही जो चेंजिंग सिचुएशन है, इसके हिसाब से फाइनेंस कमीशन ने अपने आप को ढाला है, अडेप्ट किया है। अडेप्ट नाम के वर्ड की तरफ ध्यान दें। अडेप्ट का मतलब है अपने आप को ढालना, टू बी अकस्टम टू समथिंग। लेकिन अडेप्ट के जैसा एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है गोद लेना, अडॉप्ट। किसी को गोद लेते हो ना तो आप अडॉप्ट करते हो, और जब अपने आप को ढालते हो तो आप अडेप्ट करते हो। ध्यान रखें, अडेप्ट के बाद में जिसके चीज़ के लिए ढाला जा रहा है टू लगा के आप बताएंगे, वैसे ही जैसे अकस्टम के बाद में भी टू आता है ना। अडेप्ट टू इज इक्वल टू अकस्टम टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कुछ आप सीखेंगे इस आर्टिकल से। मैं आपको एक समरी भी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको आइडिया लगे। उससे पहले अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें, ताकि इन वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन हम हमेशा बना रहे मेरा, है ना। देखो समरी ये है कि एक फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग बोलते हैं हिंदी में। अभी बैठ रहा है 15वां, मतलब इससे पहले 14 आ चुके हैं। इसका काम होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसे का बंटवारा करना। जो भी टैक्स लगाया जाएगा उसमें कितना हिस्सा सेंटर रखेगा और कितना हिस्सा स्टेट्स रखेंगी, ठीक है। ये फाइनेंस कमीशन जो 15वां बैठा, इस पर बहुत सारा दबाव था कि कैसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारा जाए कोरोना के बाद, और कैसे सरकार और स्टेट्स दोनों की बातें मानी जाएं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में प्यार मोहब्बत को फिर से पनपाया जाए। इसने अपनी जॉब को बखूबी निभाया है। कैसे निभाया ये बताया जाएगा इस आर्टिकल में। इसने सरकार के प्रेशर के नीचे भी अच्छे से काम किया है, और बिल्कुल पक्षपाती ना होकर के, अनफेयर या अनबायस्ड होकर के अपनी जो भूमिका को अदा किया है। तो आज की यही इसकी समरी है। बहुत अच्छे से इसकी प्रशंसा कर रहा है, लॉडेटरी टोन है फाइनेंस कमीशन के लिए, उसकी प्रशंसा हो रही है। शुरू करने वाला हूँ आर्टिकल को पढ़ना, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंग्लिश की वजह से परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से इंग्लिश की प्रॉब्लम को दूर करूँ, तो आज ही आपको चैनल के होम पेज पे जाना है और इस प्लेलिस्ट से अपनी जो है ना सफ़र की शुरुआत करनी है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 35 वीडियोस को 2 वीक में, 3 वीक में पूरा करो। आपकी इंग्लिश में 30 में से 5 नंबर आने वाली जो है ना प्रॉब्लम, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कट ऑफ आप क्लियर करने लगेंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है।
पढ़ते हुए इन आर्टिकल्स को, जैसे कि अब आप कर रहे हैं। इसी के नीचे आपको मिलेगी पेड कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट। इन प्लेलिस्ट में आपको सिखाता हूँ कैसे आपको बैंक और एसएससी के पेपर को सॉल्व करना है। आप इन प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को चला के देखें, आपको सब कुछ बताया जाएगा क्या क्या मेंबरशिप में आपको मिलता है। छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरा मेंबरशिप के लिए। शुरू करने वाला हूँ। कह रहा अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड स्केल्स representing the Union of India and the states, the cover visual of the 15 Finance Commission's report for the period 2021-22 to 2025-26 seeks to highlight the Commission's endeavor to maintain an equitable approach at a time when the center and states are facing unprecedented revenue stress and fiscal demands। अपने आप में डराने वाला सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ो, सिंपल ही है ना, छोटा छोटा पीस करके इसको। कह रहा है एक पेयर, एक जोड़ा, और किसका? बैलेंस्ड स्केल्स का। स्केल मतलब तराजू, बैलेंस मतलब जो बिल्कुल बैलेंस के अंदर हो। कह रहा है एक तराजुओं का जोड़ा, समझ गए ना, तराजू जो बिल्कुल बैलेंस में है, दोनों जिसके हिस्से। कह रहा है ऐसा जो पलड़े वाला तराजू जो है, जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, भारत के संघ को, और स्टेट्स को, हमारे राज्यों को। कह रहा है ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली, जो कि कवर विजुअल भी है, जो कि कवर के ऊपर की तस्वीर भी है, और किसके? 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के कवर की। और कौन से पीरियड के लिए? 2021-22 से 25-26 के, मतलब इस 5 साल के पीरियड की जो रिपोर्ट है उसके कवर का जो विजुअल भी है, ये वाला तराजू का पलड़ा। कह रहा है ये जो विजुअल है ना, ये सीख करता है, कोशिश करता है कि ये हाईलाइट करे, सबके सामने रखे कमीशन की उस कोशिश को, एंडेवर को, जो है मेंटेन करने की, बनाए रखने की एक इक्विटेबल अप्रोच को, एक बराबरी की अप्रोच को। और कब? एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे, व्हेन, जब सरकार और सेंटर जो हैं दोनों ही फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं एक ऐसे दबाव का जो रेवेन्यू का है, इनकम का दबाव है, और अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक इन्होंने कभी फेस नहीं किया है। और साथ में फेस कर रहे हैं फिस्कल डिमांड्स को, आर्थिक मांगों को। समझे? सेंटेंस इतना ही बना है। ये जो कवर विजुअल है ना, जो कि ऐसा है, तराजू हैं, 2 पलड़े हैं और बिल्कुल बराबरी में है ना, भारत सरकार के ऐसा ही जो है ना हमारा लोगो है। तो कह रहा है ये जो कवर विजुअल के ऊपर जो लोगो है, ये एक ही चीज़ को दिखाता है कि कमीशन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि वो मेंटेन करे एक बराबरी भरी अप्रोच को, बिल्कुल भी तरफदारी वाली ना अप्रोच, ऐसे एक वक्त पे जब सेंटर और स्टेट सभी परेशान हैं, एक ऐसे अभूतपूर्व, एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड रेवेन्यू स्ट्रेस से और फिस्कल डिमांड से, पैसे की कमी के दबाव से और आर्थिक मांगों से। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सबसे अच्छी देखने वाली चीज़ क्या है? सब्जेक्ट है आपका कवर विजुअल, वर्ब आपकी 6, सब्जेक्ट सारे आपको इसी कलर में मिलेंगे, वर्ब सारी इसी कलर में मिलेंगी। उसी के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा व्हेन कंजंक्शन के बाद द सेंटर एंड स्टेट्स, और वर्ब मिलेगी आर फेसिंग। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ा, सेंटेंस आपका गुलाम। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखेंगे आप, येलो कलर में देख रहे हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं। एंडेवर, इसका मतलब होता है एफर्ट। हाईलाइट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सबकी नज़रों में लाना, हाई करना लाइट को, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, एम्फसाइज करना, सबके सब हाईलाइट के सिनोनिम है। एक्विटेबल, जिसमें इक्विटी की एबिलिटी हो, जो सब चीज़ों को बराबरी में रखे, इम्पार्शियल हो, तरफदारी करने वाला ना हो, अनबायस्ड हो और इगैलिटेरियन हो। समझ गए ना, जो बिल्कुल भी निष्पक्ष हो उसको कहते हैं एक्विटेबल। एक्विटेबल से मिलता जुलता एक वर्ड है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। इन दोनों में से एक तो इसका सिनोनिम है और दूसरा इसका सिनोनिम नहीं है। मैंने ये वर्ड्स आपको कई बार करवाए हैं ना, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। इनमें से आपको बताना है कौन एक्विटेबल का सिनोनिम है और जो नहीं है उसका क्या मीनिंग है ना। चेक करके बताना कमेंट सेक्शन में, जिन लोगों ने नोट्स बना रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ हैं। बढ़े आगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाओगे तो परेशान रहोगे। अनप्रेसिडेंटेड वो चीज़ है जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, अपने आप में कभी भी ना हुई चीज़, नेवर हैपेंड बिफोर, इज अनप्रेसिडेंटेड। आगे बढ़ेंगे। केरला सेंटर हैज़ एक्सेप्टेड मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग गिविंग स्टेट्स अ 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स ऑफ नियरली 2.95 लाख करोड़ फॉर 70 स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। अब बता रहा है सेंटर ने इसमें क्या किया है। कह रहा है सेंटर ने मान लिया है मच को, ज़्यादातर को, और किसकी? कमीशन की मोटी मोटी रिकमेंडेशन को। मान लो कमीशन ने 100 रिकमेंडेशन दी थी तो सेंटर ने ज़्यादातर उनको एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब देखो इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, जिसमें शामिल है देना, गिविंग करना स्टेट्स को 41% का हिस्सा, शेयर। और वो शेयर किसका है? टैक्सेस के डिविजिबल पूल का।
टैक्सेस के उस भंडार का जिसका डिवीजन होना बाकी है, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो बटेगा। तो 41% जो है स्टेट को इसने दे दिया है। और वो रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट और वो रेवेन्यू में कमी की जो अनुदान है जो लगभग है 2.95 लाख करोड़ का 17 स्टेट्स को अगले 5 साल के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें इसने मान ली है सेंटर ने। इनफैक्ट मोटी मोटी सभी रिकमेंडेशन ही सेंटर ने मान ली है। समझ गए। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब उसी कलर में आपको मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट है सेंटर, वर्ब है हैज़ एक्सेप्टेड। डिविजिबल हो जिसको डिवाइड किया जा सके, है ना, जिसका बंटवारा होना बाकी हो, डिविजिबल। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज बोल दें। ये जो है ना, यहाँ पे एक वर्ड है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ये कौन सी ग्रांट्स होती हैं? स्टेट्स को जीएसटी आने के बाद जो रेवेन्यू में डेफिसिट आया, जो उनकी इनकम में कमी आई, उसके सामने भरपाई करने के लिए सेंटर ग्रांट देता है, उसी को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, है ना। तो ये 2.95 लाख करोड़ की है, ये सेंटर देगा अगले 5 साल में, 17 स्टेट्स को देने वाला है। अब इसमें देखने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट है मच और मैनी वाला। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन, मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं, तो मच के बाद में आप सिंगुलर वर्ब ही देखेंगे अगर वर्ब आएगी तो, और मैनी के बाद में आप प्लूरल वर्ब देखेंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन गिने जा सकते हैं और उनको प्लूरल वर्ब भी दी जा सकती है। इन दोनों सेंटेंस से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। मच या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट द एग्जाम्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि एग्जाम्स को बॉयकॉट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स तो काउंटेबल नाउन है, आप गिन भी सकते हो, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, है ना। तो अगर स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो आप लगाएंगे मैनी को, तो इस मच को निकाल दें। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट द एग्जाम। ध्यान देना वर्ब भी प्लूरल ली गई है, मैनी के साथ में अगर वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी। वैसे ही मच या मैनी वाटर गेट्स वेस्टेड इन आवर होम्स थ्रू लीकेजेस। हमारे घरों में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है लीकेजेस के जरिए। अब देखो पानी को गिन सकते हो क्या? ये 5 पानी है, ये 10 पानी है, हो सकता है क्या? पानी की बोतल गिन सकते हो, लीटर में गिन सकते हो, लेकिन पानी को नहीं गिन सकते। तो पानी नहीं गिन सकते तो मैनी नहीं, ये लेगा मच। और देखो वर्ब कैसी लगी है? गेट्स, सिंगुलर वर्ब लगी है। समझ गए ना। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है सर रिकमेंडेशन तो काउंटेबल है तो मच क्यों लगाया? आप डिक्शनरी खोलो, रिकमेंडेशन काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। यहाँ पे मच भी ठीक है और मैनी भी ठीक है। ऐसे नाउन्स जो काउंट और अनकाउंट दोनों होते हैं उनके लिए मच और मैनी में से कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक है। कह रहा है इट हैज़ ऑल्सो एक्सीडेड टू द कमीशन सजेशन टू मेक ग्रांट्स टूवर्ड्स अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज conditional upon states setting up their own finance commissions and publishing online the accounts of local bodies। दो ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें। कह रहा है इसने मान लिया है, एक्सीड टू कर दिया है, इसने खुशी खुशी मान लिया है, ऐसा समझ लो। ठीक है भाई। किसको माना है इसने? इसने माना है कमीशन के सजेशन को। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अच्छा क्या सजेशन था? कि हम ग्रांट को मेक करें, हम पैसे को दें। अच्छा किस चीज़ के लिए दें? टुवर्ड्स अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़। इन दोनों टाइप की संस्थाओं को दें। अर्बन लोकल बॉडी मतलब नगर पालिका, रूरल लोकल बॉडी मतलब ग्राम पंचायत। तो कह रहा है इसने मान लिया इस डिमांड को, इस सजेशन को, इस कमीशन के, कि ग्रांट को दिया जाएगा नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को और ग्राम पंचायतों को। और ये कौन सी ग्रांट्स होंगी? ये होंगी कंडीशनल। इसकी कंडीशन होगी और किन के ऊपर होगी? स्टेट्स के ऊपर। और कौन सी स्टेट होंगी? जो सेटअप करेंगी, जो स्टैब्लिश करेंगी अपने खुद के फाइनेंस कमीशन को और पब्लिश करेंगे ऑनलाइन इन अकाउंट को इन लोकल बॉडीज़ के। समझ गए। तो ये कमीशन का सजेशन था, जो स्टेट्स अपना खुद का वित्त आयोग बना दे और अपनी लोकल बॉडी के खर्चे को ऑनलाइन डाल दे, उन स्टेट्स को सेंटर की तरफ से कुछ ग्रांट्स मिलनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ और अर्बन बॉडीज़ को वहाँ की। तो यही कंडीशन के साथ में इसने इस ग्रांट को भी जो है अप्रूवल दे दी है। समझ गए। अब आ जाओ इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट। इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो एक्सीड। देखिए एक्सीड के बाद में टू आएगा और ऐसा एक वर्ड है कंसीड, इसके बाद में भी टू आएगा। एक्सीड का मतलब भी मान लेना, कंसीड का मतलब भी मान लेना। लेकिन कंसीड टू आप करते हैं अनविलिंगली, घुटने टेक करके, किसी के सामने जब आपका बस ना चल रहा हो। एक्सीड टू आप तब करते हैं जब आप अपनी इच्छा से, मन मर्जी से किसी चीज़ को मान लेते हैं। समझ गए ना। अगर किसान आज सरकार को झुका दें तीनों लॉज को वापस लेने के लिए, तो सरकार कंसीड टू करेगी किसानों के सामने। और अगर सरकार पहले ही मान जाती तो सरकार एक्सीड टू करती, बिना दबाव में आए लॉज को अगर वापस लेती। तो दोनों ही वर्ड मान लेने के लिए हैं लेकिन अलग अलग हैं, ध्यान रखें। क्लोज टेस्ट में काम आते हैं ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कई बार हमने किया है,
ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले हमेशा आपको पजेसिव लगाना जरूरी है। मनीष डिसाइडेड टू मेक डिसीजन ऑफ ऑन लाइफ विदाउट एनीवन्स हेल्प। मनीष ने डिसाइड किया कि डिसीजन लूँगा, इसको डिसीजंस कर दो, है ना। मनीष ने डिसाइड किया कि फैसले लूँगा खुद की लाइफ के बिना किसी की हेल्प के। एक दिन उसने सोचा और डिसाइड किया। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑन लाइफ, खुद की लाइफ। अगर ऑन एक एडजेक्टिव है इस लाइफ के लिए तो ऑन से पहले पजेसिव आएगा। तो मनीष के हिसाब से उसका पजेसिव प्रोनाउन होगा हिज। समझ गए ना। अगर मनीष की जगह मनीषा होती तो यहाँ पे हर लग जाता। मनीष और मनीषा दोनों होते तो देर लग जाता। अगर मैं होता तो माई लग जाता। समझ गए ना। तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन ऑन से पहले आएगा ही आएगा। अमिताभ बच्चन इज अ मार्वलस एक्टर इन ऑन राइट। अमिताभ बच्चन अपने आप में एक बहुत शानदार अभिनेता है अपने खुद के दम पे। इन ऑन राइट मतलब खुद के दम पे। अब देखो खुद के मतलब अमिताभ बच्चन का खुद का, राइट नाम के नाउन के लिए ऑन नाम का एडजेक्टिव। तो मुझे अमिताभ बच्चन के लिए यहाँ पे पजेसिव यूज करना है, या तो मैं लगाऊंगा हिज। अमिताभ बच्चन इज अ मार्वलस एक्टर इन हिज ऑन राइट। अपने खुद के दम पे बहुत बड़ा अभिनेता है। वैसे ही द अंबानीज ऑन ह्यूज स्वेद ऑफ रियल एस्टेट इन मुंबई। अंबानीज ऑन करते हैं एक बहुत ही बड़े हिस्से को, स्वेद को, रियल एस्टेट के मुंबई के अंदर। उनके पास बहुत सारी ज़मीन है मुंबई में। आपने देखा ऑन, इससे पहले अंबानीज के लिए आपने लगा दिया देयर। सही है ना। अंबानी ऑन आना था तो उसके आगे देयर लगा दिया। अंबानी ऑन करते हैं बहुत बड़े हिस्से को मुंबई में रियल एस्टेट के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है आप में से। प्रॉब्लम क्या है, रूल देखा और रट्टा मार लिया। ये रट्टा नहीं पड़ेगा भाई। एडजेक्टिव नाम के, ऑन नाम के एडजेक्टिव के लिए आएगा पजेसिव। यहाँ पे ऑन वर्ब है। अंबानी ऑन करते हैं, अंबानी मालिक हैं। अगर वर्ब आई है तो उससे पहले ये रूल मत बिठाया ना रट्टे लगा के, यहाँ पे पजेसिव नहीं आएगा। इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचना। जिस लड़के या लड़की ने कहीं से पढ़ के, किसी के यूट्यूब चैनल से, किसी बुक से ये रट्टा मार लिया कि ऑन से पहले पजेसिव आएगा, तो वो 100% यहाँ लगा के आने वाला है। और यही प्रॉब्लम है असफलता की, इंग्लिश में फेलियर की। यहाँ पे इस चैनल पे ना मैं रट्टा मरवाता हूँ, ना मैं आपको मारने के लिए एनकरेज करता हूँ। हर चीज़ को लॉजिक के साथ बताता हूँ। सेंटेंस को ब्रेक करो। ग्रामर सीरीज मैंने इसी तरह से बनाई हुई है, उससे आप सेंटेंस ब्रेक करना सीखो। इंग्लिश आपके लिए खेल बन जाएगा, है ना। यहाँ पे पजेसिव नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है एंड 60% ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी फर्दर लिंक टू दीज बॉडीज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड वाटर सर्विसेज। कह रहा है और 60% इन ग्रांट्स का लिंक्ड होगा, जुड़ा होगा इन बॉडीज़ के, इन अर्बन और रूरल बॉडीज़ के प्रोवाइड करने के साथ। और किसको, सैनिटेशन और वाटर सर्विसेज को। समझ गए ना। तो 60% जो ग्रांट्स होगी, अगर इन्होंने सफाई की सुविधा दी और पानी की सुविधा दी, उसी चीज़ के लिए होगी। बाकी 40% दूसरे कामों के लिए होगी। अब इसमें एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जीरंड से पहले भी आपको पजेसिव लगाना होता है। देखो लिंक्ड टू नाम की प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रोवाइडिंग नाम का जीरंड। अब देखो ये लिंक किससे होगी, इन बॉडीज से लिंक नहीं होगी, इन बॉडीज के प्रोवाइड करने से होगी। अगर प्रोवाइड यहाँ पे जीरंड है तो बॉडीज इस जीरंड का सब्जेक्ट है। जीरंड वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से। इस सब्जेक्ट को मुझे पजेसिव में ही लिखना है। जैसे इन सेंटेंसेस को देखो, डोनाल्ड ट्रंप लूजिंग इलेक्शंस हैज़ इरिटेटेड द राइट विंग गवर्नमेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप के लूज करने को इलेक्शन को उसने इरिटेट कर दिया है राइट विंग गवर्नमेंट्स को। ठीक है ना। तो राइट विंग जो गवर्नमेंट्स है, दक्षिण उसी सरकारें दुनिया भर की, वो इरिटेट हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को हारने से। अब देखो किसने इरिटेट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है क्या? नहीं, उसके इलेक्शन लूज करने ने किया है। अगर ऐसा है तो लूजिंग इलेक्शंस, ये लूजिंग आपका जीरेंड है, सब्जेक्ट है। और ये जो इससे पहले आएगा ये आएगा पजेसिव में, डोनाल्ड ट्रंप के लूज करने से, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस। वैसे ही द एडमिनिस्ट्रेशन गेव अ वार्निंग अगेंस्ट पीपल गैदरिंग इन द राइट हिट एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वार्निंग दी खिलाफ लोगों के गैदर होने के एक राइट हिट एरिया में, एक दंगों से प्रभावित क्षेत्र में। अब देखो वार्निंग किसके लिए थी? लोगों के खिलाफ थी क्या? नहीं, लोगों के गैदर होने के खिलाफ थी। ये गैदरिंग नाम के जीरेंड के लिए पीपल नाम का नाउन आया है, ये इस जीरेंड का सब्जेक्ट है और ये होगा पजेसिव में। समझ गए ना? तो पीपल्स गैदरिंग इन द राइट हिट एरिया। वैसे ही बॉडीज नाम के नाउन के लिए हमने पजेसिव लगाया। अब ये तो ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके आगे एस तो आएगा नहीं, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी लगा के बॉडीज लिख करके छोड़ दिया। समझ गए? बड़े आगे कह रहे देयर इज एन इन प्रिंसिपल नॉट टू द पैनल सजेशन to set up a non-lapsable dedicated fund to support defense and internal security modernization। कह रहे वहाँ पे है there is एक in principle, प्रिंसिपल के अंदर नॉट, नॉट मतलब हामी। इन प्रिंसिपल का मतलब होता है हम मान रहे हैं,
हमारे पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन हम इस चीज़ को करने को तैयार हैं। एज अ प्रिंसिपल हम इसमें कोई जो है ना गलती नहीं देखते हैं। तो कह रहे एक ऐसी हामी भी है, एक ऐसा अग्रीमेंट भी आया है, और किसके सामने, पैनल के सजेशन के सामने, कि सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा एक ना लैप्स होने वाला डेडिकेटेड फंड, खास फंड, और किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए डिफेंस को और इंटरनल सिक्योरिटी के मॉडर्नाइजेशन को, उसको अच्छे से मॉडर्न करने को, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी को। कह रहा है अ रिस्पॉन्स टू सेंटर्स बी रिलेटेड रिक्वेस्ट टू एग्जामिन इफ सच फंड कैन बी कंसिडर्ड फॉर फंडिंग डिफेंस केपेक्स बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशंस। कह रहा है ये एक ऐसा रिस्पॉन्स भी है, ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है ना, ये एक रिस्पॉन्स भी है सेंटर की उस बी रिलेटेड रिक्वेस्ट का, सेंटर की देरी से आने वाली उस मांग का, कि एग्जामिन किया जाए, विचारा जाए इस चीज़ को कि इफ़ ऐसा एक फंड बनाया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, फंड करने के लिए, पैसा देने के लिए डिफेंस में केपेक्स को, डिफेंस में मोटे एक्सपेंडिचर को, और किसके पार, बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशन, बजट की नॉर्मल एलोकेशन के पार। लंबा सेंटेंस है, टेढ़ा है, इसको हिंदी में समझो, देसी भाषा में। सेंटर ने फाइनेंस कमीशन को बोला था कभी भी चाइना हमको आंख दिखा देता है, उस टाइम हमारे पास पैसे होते नहीं है किसी राफेल को खरीदने के लिए, तो आप एक फंड बना दो ना, जब भी हमें जरूरत पड़े इमरजेंसी के अंदर डिफेंस में केपेक्स कर पाएं, मोटा मोटा खर्चा कर पाएं कोई भी इमरजेंसी के अंदर। तो इसी रिक्वायरमेंट के, रिक्वेस्ट के सामने रिस्पांस में इसने एक इन प्रिंसिपल नोट दे दिए इस पैनल ने कि आप बना लो एक ऐसा फंड, और ये लैप्स भी नहीं होगा, एक बार बन गया हमेशा चलता रहेगा, ताकि आप सपोर्ट कर पाओ देश की सुरक्षा को और आंतरिक सिक्योरिटी को, समझ गए ना, उसके मॉडर्नाइजेशन को। तो इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। नोड आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, देयर एडवर्ब होती है, कई बार आपको करवाया मैंने, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करती है। नोड आपका सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से वर्ब लगी हुई है। नॉन लैप्सेबल, जो लैप्स ना हो, साल के एंड में चलता रहे आगे। मॉडर्नाइजेशन मतलब चीज़ों को और बढ़िया मॉडर्न बनाना, रिफॉर्म लाना। कैपेक्स को समझें, ये बना है कैपिटल प्लस एक्सपेंडिचर से, ऐसा खर्चा जो आपकी कैपिटल को बढ़ाए। अगर आप आर्मी में सैलरी देते हो सोल्जर्स की, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये हर साल हर महीने होने वाला खर्चा है। ये नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रूटीन एक्सपेंडिचर है। केपेक्स कौन सा होगा, अगर आपने रफेल खरीद लिए 50, ये आप 20 साल में एक बार करोगे, नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर है, इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स, ठीक है ना, मोटा खर्चा जो आप हर साल ना करो, केपेक्स। ये सब जो है ना फाइनेंस की टर्म्स हैं, आप सीख सकते हैं, बहुत काम आएंगी। कह रहा वाइल द पैनल हैज सजेस्टेड मूविंग 1.53 lakh crore out of the consolidated fund of India over 5 years to partly finance this, the center has said the funding nitty-gritty will be examined later। कह रहे जहां पैनल ने सजेस्ट किया है कि मूव कर दें इतना पैसा, और कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये इंडिया का टोटल खजाना होता है ना, ऐसा समझ लो, भारत के खजाने से। जहां पैनल ने माना है, सजेस्ट किया है कि इतना सारा पैसा हम खजाने से बाहर निकाल लें 5 सालों के दौरान, है ना, एक साल में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आंशिक तौर पे फाइनेंस किया जा सके, इस फंड को बनाया जा सके ऊपर वाले को, है ना। कह रहा है वहीं पे सेंटर ने ये कहा है कि जो फंडिंग है ना, उसकी निटी-ग्रिटी, उसको कैसे फंड किया जाएगा, उसको एग्जामिन करेंगे लेटर। आपने अप्रूवल दे दी है, अब हम देख लेंगे कैसे निकालना और कैसे खर्चा करना है। सेंटर ने बोला निटी-ग्रिटी हमारे ऊपर छोड़ दो, अपने आप हम देख लेंगे, ठीक है। निटी ग्रिटी का मतलब होता है फंडामेंटल पार्ट्स, किसी चीज़ को बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उसकी निटी ग्रिटी कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं ताना बाना, है ना, स्ट्रक्चर। तो सेंटर बोलता है हम देख लेंगे कैसा स्ट्रक्चर होगा पैसे को निकालने का अपने हिसाब से। बढ़े आगे, कह रहा स्टेट्स वुड मॉनिटर हाउ द मॉडलिटीज है रिवॉल्व इवन एज दे हैव रीजन टू फ्रेट अबाउट द सेंटर्स नॉन कमिटल रिस्पॉन्स टू द कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एंड अदर ग्रांट्स फॉर देम एडिंग अप टू अबाउट 1.1 लाख करोड़। कह रहे स्टेट्स मॉनिटर करेंगी, स्टेट्स निगरानी करेंगी कैसे यहाँ पे मॉडलिटीज़, कैसे प्रोसीजर या अप्रोच इवॉल्व होती है। स्टेट्स देखेंगी कैसे सेंटर जो है इस पैसे को बाहर निकालता है ना, किस अप्रोच से इस पैसे को भारत के खजाने से निकाला जाता है, क्योंकि भारत का खजाना सिर्फ सेंटर का नहीं है, स्टेट्स का भी है ना। कह रहा इवन एज, यहाँ तक कि जबकि उनके पास रीजन भी है फ्रेट अबाउट होने का, वरी करने का, परेशान होने का, सेंटर के नॉन कमिटल होने को, सेंटर के वादा ना करने को, और किस रिस्पॉन्स का, जो है कमीशन की रिकमेंडेशन का, कमीशन की सिफारिश का, और किसकी, इस टाइप की ग्रांट की, सेक्टर स्पेसिफिक और अदर ग्रांट्स की, और किन के लिए, इन स्टेट्स के लिए। और कितनी होंगी, लगभग ये मिल करके हो जाएंगी 1.8 लाख करोड़। तो कह रहे वैसे तो स्टेट्स देखेंगी कि सेंटर डिफेंस के लिए कैसे पैसा निकालेगा, हालांकि ये वही स्टेट्स हैं जो बहुत खफा भी होंगी
थोड़ी सी गुस्सा भी होंगी, क्योंकि दूसरी जो ग्रांट है उसके लिए सेंटर नहीं माना। वो ग्रांट क्या थी? स्टेट में सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और जो मिल करके होने वाली थी इतने लाख करोड़, है ना। स्टेट्स इनके बारे में बहुत रीजन है इनके पास वरीड होने के, परेशान होने के। समझ गए? अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीज़ें। स्टेट्स की वर्ब है वुड मॉनिटर, मॉडलिटीज़ की वर्ब है इवॉल्व, दे की वर्ब है हैव। फ्रेट अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में वरी अबाउट होना, किसी चीज़ के बारे में अपसेट होना, है ना, नाराज होना। एडअप होना और अमाउंट तो होना एक ही बात है, जुड़ जाना, मिल करके बराबर हो जाना होता है एडअप। 2 and 2 एड अप टू 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, है ना। 2 and 2 एड अप टू 4। फ्रेट आप समझ गए ना। मॉडलिटी का मतलब होता है अप्रोच, प्रोसीजर, कौन काम कैसे होगा ये उसकी मॉडलिटी बताएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकते हो, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, है ना। ऐसे सोच के पढ़ा करो। कह रहा है इट इज़ अप टू द सेंटर नाउ टू इंश्योर दैट स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज्ड फ्रॉम द न्यू फिजिकल फ्रेमवर्क गिवन देयर फ्रेट टाइज ओवर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज। कह रहा है अब ये सेंटर पे है, इट इज़ अप टू द सेंटर। ये अप टू मैं भी आपको समझाऊंगा, है ना। कह रहा है अब सारी चीज़ सेंटर पे है, गेंद सेंटर के पाले में है नाउ अभी, कि वो पक्का करे दैट, वो ये कि स्टेट्स बिल्कुल भी ठगा हुआ फील ना करें। स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज। शॉर्ट चेंज मतलब ठगा हुआ या चीटेड, है ना। तो सेंटर के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज़ को इंश्योर करता है। अच्छा, ठगा हुआ किससे फील ना करें? नए आर्थिक ताने बाने से, नए फिजिकल फ्रेमवर्क से। अच्छा क्यों? कह रहा है देखते हुए इस चीज़ को, गिवन कि उनके जो टाइज हैं, जो फ्रेड हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हैं, उनके जो रिश्ते हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, और किसके ऊपर? जीएसटी के कंपेंसेशन ड्यूज के ऊपर। समझ गए ना। तो स्टेट्स तो ज़्यादा विश्वास करती नहीं है सेंटर पे, तो गेंद है सेंटर के पाले में, वो कैसे इस विश्वास को इंश्योर करेगा। देखने वाली चीज़ें। अप टू, व्हेन समथिंग इज अप टू यू इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज़ अप टू यू टू टेक द फाइनल डिसीजन। सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है फाइनल डिसीजन के बारे में। इट इज़ अप टू यू, है ना। ये वाला फ्रेज है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं अप टू के, उनमें से एक मीनिंग है किसी पर डिपेंड करना। आज शाम को खबरी क्लास में अप टू का पोस्टमार्टम करेंगे, इसके सारे यूज़ में बताऊंगा खबरी ऐप पे, है ना। ज़रूर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके रखें। शॉर्ट चेंज्ड, इसका मतलब होता है जब आप चीटेड होते हो, आपने सामने वाले से कुछ सामान लिया और चेंज में, फुटकर में, खुले पैसों में उसने आपको कम पैसे दिए, आपको चीट कर लिया। समझ गए ना। 10 रुपये दिए आपने, 2 रुपये का सामान लिया, 8 रुपये की जगह उसने आपको 6 रुपये दिए, तो आप शॉर्ट चेंज दो, आप चीटेड हो, आपको कम पैसे मिले सामने से। ऐसे ये वाला वर्ड बना है। फ्रेमवर्क का मतलब है स्ट्रक्चर, ढांचा। फ्रेड का मतलब है कटे छटे या स्ट्रेंड, दबाव के अंदर रिश्ते, है ना। कह रहा स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टडीली लूजिंग आउट गिवन द सेंटर्स पेंशेंट टू रेज मोर सेसेस एंड सब चार्जेस दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड। कह रहे स्टेट्स जो है लगातार लूज आउट कर रही हैं, स्टेट्स जो हैं लगातार कुछ खो रही हैं। अच्छा क्या खो रही हैं भाई, क्यों खो रही हैं? देखते हुए सेंटर की उस पेंशेंट को, सेंटर के उस रुझान को, उस इंक्लिनेशन को जो है इकट्ठा करने की, और ज़्यादा सेस को, सब चार्जेस को। और कौन से चार्ज? सब चार्ज हैं जिनको बराबरी में बांटा नहीं जाता है, जिनको शेयर नहीं किया जाता है। तो सेंटर अगर कोई भी सेस लगाए या सरचार्ज लगाए तो उस पर स्टेट का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो कह रहे हैं स्टेट्स जो है लगातार इन सर चार्जेस के सामने और सेसेस के सामने बहुत सारा पैसा लूज कर रही हैं। सेंटर का यही पेंचेंट है, इसी तरह की सेस लगाने का। पेंचेंट समझ गए ना, आपकी टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, रुझान ही आपका पेंचेंट है। कह रहे द बजट हैज सीन एन एनकॉर विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। कह रहे बजट ने इसको भी देखा है, हैज सीन, और किसको देखा है? एक एनकॉर को, एक रेपिटेशन को। एनकॉर मतलब किसी चीज़ का दोहराया जाना, और किसके साथ? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के साथ। तो ये पिछले साल भी लगाया गया था और शायद इस साल भी फिर से लगाया गया है। तो बजट में दूसरी बार हमने इस सेस को दोहराते हुए देखा है सेंटर के द्वारा। अगर आप सेस देखें ना, तो सेस वो चीज़ होती है जो सिर्फ सेंटर की जेब में जाएगा, स्टेट का सेस में कोई भी हिस्सा नहीं होता है, अनलाइक जीएसटी। तो जब जब सेंटर सेस लगाएगा, स्टेट्स का समझो थोड़ा नुकसान हो गया। आगे बढ़े। एनकोर का मतलब होता है रेपिटेशन, किसी चीज़ का वापसी होना। कह रहा वन विश इज द कमीशन हैड एटलीस्ट नोटेड इट्स डिसप्लेजर ऑन दिस प्रैक्टिस लाइक इट्स प्रेडिसेसर्स डिड। कह रहे किसी ने भी सोचा हुआ था, वन विशेस, हर आदमी यही सोचता है कि कमीशन ने कम से कम नोट किया होता, हैड एटलीस्ट नोटेड, कमीशन ने कम से कम ध्यान दिया होता। और किसको? अपने डिसप्लेजर को, अपनी नाराज़गी को। और किसके ऊपर? इस प्रैक्टिस के ऊपर, जैसा कि इसके प्रेडिसेसर ने भी किया था,
जैसा कि 15वें फाइनेंस कमीशन से पहले 14वें, 13वें, 12वें ने भी किया था। समझ गए ना? तो कह रहे सब यही चाहते थे कि कम से कम ये सेस लगाने पे अपनी थोड़ी सी डिसप्लेजर, नाराजगी को ये कमीशन इस बार जताती, जैसा कि पहले वाली कमीशन भी जता के गई हैं सरकार के खिलाफ। अब देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो तो सिंपल है, वन की वर्ड है विशेष, वर्ब है विशेष, कमीशन की हैड एटलीस्ट नोटेड, प्रेडिसेसर की वर्ब है डिड। प्रेडिसेसर का मतलब होता है आपका पूर्वज, एंसेस्टर, फोर फादर। अगर आप 15वें फाइनेंस कमीशन हो तो आपके प्रेडिसेसर हैं 14वें और 13वें और 12वें फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, लाइक आपको मालूम है लाइक एक प्रेपोजिशन है और एज एक कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, कंजंक्शन अपने बाद में क्लोज लेगी। अगर आपको कभी भी लाइक और एज में से चूज करने को बोला जाए तो आप देखेंगे अगर क्लोज पड़ा है इसके बाद में तो एज को चूज करेंगे, और अगर एक सिंगुलर नाउन पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आप लाइक को यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस को देखो, डू एज लाइक आई टोल्ड यू, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया। अब देखो आई टोल्ड यू, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, तो यहाँ पे एज और लाइक में से मैं चूज करूंगा एज को। यहाँ पे लाइक लिखूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, डू लाइक आई टोल्ड यू इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक का यूज गलत है। ये बहुत गहरे ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं, अक्सर इनमें राइटर्स भी गलती करते हैं। आगे जाकर के ये अपनी गलती सुधारेगा एक सेंटेंस में, वहाँ देखना एज को यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक की जगह पे एज आना चाहिए था। ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो करके दिखाया है ना, एज और लाइक के सभी यूजेस। कह रहा है अनलाइक देम हाउएवर द एनगेसिंग लेड पैनल हैड टू कोप विथ अ ट्यूमल्टस शिफ्ट इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप। कह रहे हैं उनसे बिल्कुल उल्टा, इसके जो पूर्वज थे उनसे बिल्कुल अनलाइक। हालांकि ये जो एन के सिंह की अगुवाई वाला जो पैनल था, ये जो 15वां फाइनेंस कमीशन है जिसकी अगुवाई में है एन के सिंह, इसको हैड टू करना ही पड़ा। और क्या करना पड़ा? कोप विद, किसी चीज़ का सामना। और किससे कोप विद करना पड़ा? एक बहुत ही घुमावदार शिफ्ट के साथ। शिफ्ट मतलब बदलाव, ट्यूमल्टस मतलब जिसमें कन्फ्यूजन हो, डिसऑर्डरली हो, कभी ऐसे घूम जाए कभी ऐसे घूम जाए। तो कह रहे इस पैनल को सामना करना पड़ा बहुत ही बड़े टेढ़े मेढ़े बदलाव का। और किसमें? हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप में, आर्थिक तौर पे, मोटे तौर पे जो आर्थिक परिदृश्य है, जो सीनरी है उसके अंदर। तो आज तक कभी भी कोरोना आया नहीं था, तो इससे पहले जितने भी इसके पूर्वज थे उन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था। लेकिन इस बार वाला जो एन के सिंह का पैनल है, इसने ऐसे बदलाव को भी फेस किया है जो पूरी दुनिया में और डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर आ चुका है ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, लैंडस्केप मतलब सिचुएशन, इसको आप सीनरी भी बोल सकते हैं। ट्यूमल्टस जो कि सीधा सीधा ना हो, कंफ्यूजिंग हो, डिसऑर्डरली हो, है ना ट्यूमल्टस। कोप विद का मतलब होता है सामना करना। इसका एक कॉमन क्वेश्चन बनता है एरर का, कोप अप लगा देगा या कोप अप विद लगा देगा। ये सही फ्रेजल वर्ब होती है कोप विद। अप कभी भी मत लगाना बिल्कुल इसके बीच में, और विद को कभी हटाना भी मत। कोप विद मतलब सामना करना, कोप अप गलत वर्ब जो है ना फ्रेजल वर्ब है, समझ गए। एट होम द प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है घर में क्या हुआ, अब ये बता रहा है डोमेस्टिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या हुआ। कह रहा है घर में, डोमेस्टिक में, होम में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को सस्पेंड कर दिया गया ना, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, और जीएसटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जीएसटी को लगा दिया गया। समझ गए ना। कमीशन की वर्ब है वॉज डिसॉल्व्ड और जीएसटी की वर्ब है वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हेल्पिंग वर्ब वॉज को दूसरी बार नहीं लगाया गया है, आपने रिपीट करने से बचाया है, सेंटेंस तो एक्चुअल में पैसिव के अंदर ही है ना। कह द पैनल्स टेन्योर वॉज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर, रिक्वायरिंग इट टू गिव एन इंटरिम रिपोर्ट फर्स्ट when with its work culminating in a virtual zero visibility zone as the COVID-19 pandemic broke out months before its deadline। कह रहे जीएसटी कहाँ गया? कह रहे पैनल का जो समय काल है, टेन्योर है, जो पीरियड है ना, जो इसकी टर्म है, कह रहा उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के द्वारा, 1 साल इसको बढ़ा दिया गया। अच्छा कैसे बढ़ाया गया? रिक्वायर करते हुए कि ये दे एक अंतरिम रिपोर्ट को, इंटरिम रिपोर्ट को, है ना, एक कच्ची रिपोर्ट को सबसे पहले फर्स्ट। अच्छा ये काम कैसे हुआ? ये हुआ इसके वर्क के कम्युनिकेट करने के साथ ही, इसके वर्क के जा मिलने के साथ ही, जा रुकने के साथ ही, एक वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी जोन में, एक ऐसे जोन में जो वर्चुअली एक तरह से जीरो विजिबिलिटी वाला था। इस कमीशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा? कह रहे क्योंकि जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो निकल पड़ी, ब्रोकआउट हो गई महीनों पहले ही इस डेडलाइन के, समझ गए। तो इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था 15वें फाइनेंस कमीशन को,
और इसको इस चीज़ के लिए मजबूर भी किया गया था, रिक्वायर किया गया था कि आप एक इंटरिम रिपोर्ट दे दो, है ना, फाइनल बाद में देना। और इसी बीच में कोरोना जो है वो शुरू हो गया, ब्रोकआउट हो गया महीनों पहले इस डेडलाइन के ख़त्म होने से। और ये जो रिपोर्ट है ये कल्मिनेट हो गई, एंड अप हो गई एक तरह के जीरो विजिबिलिटी जोन में। इसको कुछ समझ नहीं आया कि कैसे रिपोर्ट को बनाऊं, बीच कोरोना के विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। समझ गए ना, ऐसे बना है सेंटेंस। रिक्वायरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब इसको एक्सटेंड किया गया तभी इसको रिक्वायर भी किया गया, तभी इसको इस काम को करने के लिए मजबूर भी किया गया। कल्मिनेटिंग मतलब अंजाम होना, एंड अप होना, फाइंड अप होना, कंक्लूड होना। जब आप कल्मिनेट करते हो तो आपका अंजाम आपके सामने होता है, इसका यही अंजाम हुआ जीरो विजिबिलिटी जोन। ब्रोकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना, जैसे कोई महामारी शुरू होती है, ब्रोक आउट करती है। कह रहे गिवन दीज प्रेशर्स एंड डिफिकल्टीज इन प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमीज पाथ द कमीशन हैज़ डन वेल। कह रहे देखते हुए इन प्रेशर्स को और इन डिफिकल्टीज़ को प्रोजेक्ट करने में, बताने में, इकोनॉमी के पाथ को, हमारी अर्थव्यवस्था के रास्ते को, कह रहे इन सब चीज़ों को देखते हुए कमीशन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, हैज़ डन वेल। जीरो विजिबिलिटी जोन में भी इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना प्रेशर था, उसके बावजूद। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टिंग नाम का जीरेंट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में सबको बताना, है ना। कह रहा इट हैज़ रजिस्टर्ड द सेंटर्स नज टू रिव्यू व्हाट इट फेल्ट वाज ए टू डेंजरस 42% शेयर ग्रांटेड टू स्टेट्स बाय द प्रीवियस कमीशन। कह रहे इसने रजिस्ट भी कर दिया है, इसी कमीशन ने इस चीज़ को भी रोक दिया है, सेंटर के नज को, सेंटर के दबाव को। और वो दबाव था रिव्यू करने का, फिर से विचार करने का। और किस चीज़ पे, जिसको ये सेंटर सोचता था, फील करता था कि बहुत ही ज़्यादा था, 42% का शेयर जो ग्रांट किया गया था स्टेट्स को पिछली कमीशन के द्वारा। तो पिछली कमीशन ने बोला था 100 रुपये में से 42 रुपये अगर टैक्स के आएंगे तो स्टेट्स के पास जाएंगे, सेंटर के पास बाकी का बचेगा, इसमें से निकाल दो 100 में से, ठीक है ना। तो कह रहे इस पे बहुत दबाव था, फिर भी इस दबाव को इसने रजिस्ट किया, उसके सामने घुटने नहीं टेके। और क्या किया इसने, एंड डेफ्टली डेल्ट विद मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंस फोर्सेड ऑन इट। इसने बहुत ही स्किलफुली, डेफ्टली डील विद भी किया, निपटा भी ज़्यादातर उन अनयूजुअल, एबनॉर्मल टर्म्स ऑफ रेफरेंस से, उन काम करने की कंडीशनों से जो फोइस्ट की गई, जो एनफोर्स की गई, लगाई गई इसके ऊपर। बहुत सारी वोकैबुलरी आज है ना। तो कह रहे हैं इसने इस नज को भी, इस दबाव को भी रजिस्ट किया, उसके सामने घुटने नहीं टेके, और बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही स्किल के साथ डील विद भी किया, निपटा भी उस प्रेशर से जो इस पर डाला गया था, है ना, जो इस पर फोइस्ट किया गया था, एनफोर्स किया गया था। समझ गए। चलिए, कह रहा है एस एंटी रामा साइट इंडिया लिव्स इन स्टेट्स। कह रहा है जैसा कि एंटी रामा ने भी कहा है, इंडिया जो है वो अपनी स्टेट्स में रहती है। सेंटर में कितने लोग रहते हैं, सेंटर मतलब दिल्ली, है ना, दिल्ली भी एक स्टेट ही अपने आप में, यूनियन टेरिटरी है। तो कह रहा है सेंटर जो है, सेंटर के जो लोग हैं एक्चुअल में स्टेट्स में रहते हैं, ऐसा एंटी रामा का भी कहना है। अब देखो यहाँ पे एज का यूज़ किया गया, लाइक का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि एंटी रामाओं के बाद में एक वर्ब पड़ी है उसकी। यहाँ पे सही तरीके से इसने एज और लाइक में से एज को चूज़ किया है ना, वहाँ पे ऊपर गलती की थी। कह रहा है इफ द सेंटर टेक्स दैम अलोंग इट माइट हेल्प अटेन द बैलेंस एनविज्ड बाय द कमीशन। कह रहा है अगर सेंटर इनको साथ में ले लेती है, अगर सेंटर स्टेट्स को भी साथ में बनाए रखती है, तो ये हो सकता है हेल्प कर जाए चीज़ अटेन करने में, उस बैलेंस को पाने में, उस संतुलन को जो एनविशेस किया गया है, जिसकी परिकल्पना की गई है, जिसको इमेजिन किया गया है इस कमीशन के द्वारा, है ना। अब देखो क्या है वो बैलेंस, कह रहा है विच इज़ नीडेड टू ड्राइव द कंट्री ऑन टू अ डबल इंजन ग्रोथ। जो जरूरी है ड्राइव करने के लिए हमारे देश को ग्रोथ के दुगने इंजन पे, है ना, उस ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री के दुगने इंजन पे। ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता। अच्छा, कहाँ से जाएगा ये रास्ता, फ्रॉम द करंट नाडर, हाल के इस नर्क से, नाडर से, रॉक बॉटम से, पाताल से, है ना। तो अभी पाताल के अंदर पड़ा है सब कुछ। अगर यहाँ से 2 इंजन लगा करके ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो ये बैलेंस को अटेन करना बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमी को, कंट्री को ड्राइव करने के लिए। और अगर सेंटर स्टेट्स को साथ में लेके चलेगा तो ये काम बड़ा आसान होगा, हेल्प अटेन द बैलेंस। थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस किया है क्योंकि आर्टिकल बहुत लंबा है आज और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है ना। सारी वोकैबुलरी वर्ड्स आपको PDF में मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो PDF को। एनविशेस का मतलब होता है इमेजिन करना, विजुलाइज करना, परिकल्पना करना। हेल्प के बाद में चाहे बेयर आए, चाहे टू इन्फिनिटिव आए, हेल्प अटेन और हेल्प टू अटेन एक ही बात है। नाडिर मतलब पताल, जेनिथ का, एक्मी का,
है ना, जो आपका समिट है उसका बिल्कुल अपोजिट है। नादिर मतलब रॉक बॉटम, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, आगे की डायरेक्शन, आगे का रास्ता कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। समझ गए? बढ़े अपने क्विज की तरफ। आर्टिकल थोड़ा मुश्किल था तो क्विज को मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाया, ठीक है। बाय कंसीडिंग टू, एक्सीडिंग टू या कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ सेटिंग अप अ कमिटी टू रिव्यू द 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज। करेक्ट मान करके उस डिमांड को जो सेटअप करने की है कमिटी को, जो पुनर्विचार करेगी, रिव्यू करेगी 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज को, ऐसा करके। अब देखो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ आएगी, यहाँ पे एक्सीड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंसीड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आ नहीं सकती, तो या तो कंसीडिंग टू आएगा या एक्सीडिंग टू ही आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंसीडिंग टू का मतलब होगा घुटने टेक के मानना, एक्सीड टू का मतलब होगा किसी चीज़ के सामने खुशी खुशी मान लेना। एग्रीकल्चर लॉज के सामने अगर ये कमेटी सरकार ने बनाई है, घुटने टेक के ही बनाई है, क्योंकि इतना लंबा ये सारा का सारा प्रोटेस्ट चला है ना। वैसे तो दोनों ही सही हैं, लेकिन मीनिंग के हिसाब से अगर आप जाओगे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो कंसीडिंग टू यहाँ पे बेटर है। तो ए आपका आंसर होगा बाय कंसीडिंग टू द डिमांड्स, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, कंसीड करके हुआ क्या, कह रहे द सेंटर हैज़ टेकन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सेंटर ने लिया है कदम सही दिशा में, और क्यों? टू कॉप विद, कॉप अप विद, कॉप विद या कॉप अप, जो भी आप लगाना चाहें, इस काम को करने के लिए, जो है सामना करने के लिए। आप जानते हैं कॉप के साथ में कभी भी अप नहीं आता है, कॉप अप भी गलत है, कॉप अप विद भी गलत है, या तो सी आपका आंसर है या कॉपिंग विद भी आपका आंसर है। पर यहाँ पे आपके पास टू, ये प्रपोजिशन नहीं है। राइट डायरेक्शन टू, देखो वर्ब आई है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू के बाद में, समझ लो। इन द राइट डायरेक्शन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं लगाऊंगा कॉप विद। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाता है इन्फिनेटिव, हमें इसी की जरूरत थी यहाँ पे, कॉपिंग विद यहाँ पे नहीं आ सकता। अब देखो कॉप विद किसके साथ करना है, मच के साथ, मैनी के साथ, द मोस्ट के साथ, मोर के साथ, तो इन चारों में से जो भी ऑफ द अनरेस्ट। सरकार ने सही कदम उठाया है सही दिशा में सामना करने के लिए ज़्यादातर अनरेस्ट का फार्म सेक्टर के अंदर। अनरेस्ट एक ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अनरेस्ट का मतलब है बेचैनी, एक बेचैनी, दो बेचैनी, पांच बेचैनी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे वो वाला एक डिटरमाइनर आएगा या एडजेक्टिव आएगा जो कि अनकाउंटेबल के साथ में लगता है। अनकाउंटेबल के साथ में यहाँ लगना चाहिए मच, ठीक है। बाय मच ऑफ द अनरेस्ट इन द फार्म सेक्टर, कह रहा है हाउएवर टू, अब देखो ऑन, देयर ऑन, इट्स ऑन या इट्स ऑन, कह रहा है हालांकि इसके खुद के सरप्राइज के लिए, टू देयर ऑन सरप्राइज या टू इट्स ऑन सरप्राइज। अब देखो सरकार ने काम किया है तो सरप्राइज भी सरकार का होगा, सरकार के लिए देयर तो आएगा नहीं, सरकार के लिए आएगा इट्स। सी और डी में से आप चूज करेंगे सी को। सी का इट्स का मतलब होता है इसका, और अगर आप इट अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो उसका मतलब है इट इज या इट हैज़, समझ गए ना। तो इट इज या इट हैज़ नहीं लगाना, हमें लगाना है इट्स, इसका खुद का। ऑन से पहले पजेसिव तो आना ही है, पजेसिव होता है इट्स, ना कि इट अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे उनके खुद के सरप्राइज के लिए इवन दिस मूव हैज़ नॉट ब्रॉट इन द रिलीफ एज लाइक टेम्पेस्ट या पेंचेंट, यहाँ पे लाइक लगा दो। कह रहे इसने बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आई है जैसा कि सरकार ने सोचा था, समझ गए मेरी बात को। कह रहा हालांकि ये करने के बावजूद भी बिल्कुल भी रिलीफ सरकार के लिए नहीं आया। अब यहाँ पे आपको एज और लाइक में से चूज करना है। टेम्पेस्ट मतलब तूफान, इसका कोई मतलब नहीं है। पेंचेंट का मतलब है रुझान, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चाहिए आपको कंजंक्शन, कंजंक्शन होती है एज ना कि लाइक, है ना। एज इट हैड एंटीसिपेटेड। आई थिंक सिंपल क्विज था आज का, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फिर भी अपना जो है ना ज़रूर से मुझे स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, कोशिश करेंगे शाम को 4 बजे से आपको वीडियो मिलने लगे कल से। तब तक के लिए साइनिंग आउट।